नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक सबको परेशान करती है। वो है शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना, जिसे हम आसान भाषा में गठिया या गठिया बाय भी कहते हैं। आज मैं आपको इस यूरिक एसिड यानी कि गठिया या गठिया बाई जिसको हम बोलते हैं, इसके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से लक्षण, कारण एवं इसकी चिकित्सा, साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि हम इसको एलोपैथिक समझ से कैसे इसको डिफाइन करा जाता है, कैसे वहाँ ट्रीटमेंट होता है इसका। तो हम आज दोनों मेथड से इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एलोपैथिक दृष्टिकोण से यानी कि एलोपैथिक साइड से कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम जब बात करें इस चीज़ की, तो सबसे पहले एक टॉपिक निकल के आता है प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स एक कंपोनेंट होता है, एक कंपाउंड होता है जो मैक्सिमम मात्रा में दालों में, मांस, शराब, चाय या कॉफ़ी आदि में पाया जाता है। तो ये जो यूरिक एसिड जो बताया गया है एलोपैथिक माध्यम से, यूरिक एसिड प्यूरिन्स के टूटने से शरीर में बनता है। तो इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम होता है किडनीज का। तो जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, वो इस प्यूरिन्स के टूटने के बाद जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन हुई है बॉडी में, इसको वो जब शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती तो शरीर का यूरिक एसिड बढ़ता है। और जब यह यूरिक एसिड किडनी द्वारा पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पाता तो ये धीरे धीरे शरीर के रक्त में जमा होने लगता है, ब्लड में डिपोजिशन होने लगता है इस चीज़ का। और जब इसका लेवल 6 से 7 mg/dl, ये इसकी यूनिट बता रखी है दोस्तों, तो अगर इस लेवल से ऊपर ये आने लगे, यूरिक एसिड बॉडी में जमा होने लगे, तो इस समस्या की शुरुआत होती है। तब आप उस पेशेंट को बोलते हैं कि आप यूरिक एसिड से ग्रसित हो चुके हैं। यही यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में बढ़ चुका है, ये हमारे जॉइंट्स जितनी संधियां हैं, जितने जोड़ हैं, उनमें जाके क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन, लालपन, जलन, ऐसे सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कि यूरिक एसिड को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसका डेफिनेशन हमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण में दिया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है यूरिक एसिड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद में यूरिक एसिड की वृद्धि को वात, रक्त एवं आम की दुष्टि के होने से बताया गया है। यानी कि जब शरीर में वात दोष की वृद्धि होगी, रक्त धातु जो है उसकी दुष्टि होगी, और आम का फॉर्मेशन यानी कि जो टॉक्सिन्स हैं उनका फॉर्मेशन जब बॉडी में होने लगेगा, तब हम उस पेशेंट को ये उसका डायग्नोस करते हैं कि वो यूरिक एसिड से ग्रसित हो चुका है। अब बात करें कि आयुर्वेद के अनुसार इसके मुख्य कारण यूरिक एसिड के, तो सबसे पहले इसमें आता है मंदाग्नि यानी कि स्लो डाइजेशन। अग्नि से आप सब जानते हैं कि जठराग्नि किसे कहते हैं, जो हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसके कारण हमें भूख लगना, हमारा खाने का पाचन होना, ये सारा तंत्र चलता है। तो जब वो अग्नि अगर कम हो गई, उसको हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं मंदाग्नि। तो इसमें क्या होता है कि डाइजेशन जो है बॉडी का वो कम होने लगेगा, या हम अधिक आमजनक भोजन, ज़्यादा टॉक्सिन्स भरे भोजन, जैसे तली भुनी चीज़ें, तैली पदार्थ, ठीक है, ऐसी चीज़ें हम खाना शुरू कर दें जो हमारी बॉडी में पचता नहीं है डायरेक्टली। हम भारी भोजन खाना शुरू कर दें, अगर दही, राजमा, छोले, चने, इन चीज़ों का सेवन हम ज़्यादा करने लगें, ज़्यादा अमाउंट में हम अल्कोहल ले रहे हैं अगर। एक पॉइंट और आता है दोस्तों इसमें, रात्रि जागरण यानी कि रात को देर तक जागना। तो अगर कोई मनुष्य रात को देर तक जागता है तो उसके शरीर में हो सकता है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू होने लगे। अगर कोई मनुष्य कम पानी पी रहा है
ये भी उसका एक कारण यूरिक एसिड बढ़ाने का कारण हो सकता है। या उसकी ज़्यादातर प्रोलॉन्ग सिटिंग वाली जॉब हो, ज़्यादातर बैठ के काम करना उसको पसंद हो, या बैठ के ज़्यादा उसका काम है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर ऐसी शिकायतें होने के चांसेस रहते हैं। अब ये जो मैंने अभी तक आपको कारण बताए, इन कारणों की वजह से बॉडी में आम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगता है, जो हमारे शरीर के जोड़ों में, संधियों में जाके जमा होने लगेगा। वहाँ पे सूजन करेगा, वहाँ पे लालिमा लाएगा, वहाँ पे रेडनेस होएगी, वहाँ पे जलन होएगी। ऐसी चीज़ें पेशेंट को होने लगती हैं, और इसी को आधुनिक भाषा में यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन कहा जाता है। अब हम बात करें यूरिक एसिड के प्रमुख लक्षणों की, कि इसमें क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो होती है पैरों के अंगूठों की। तो फ्रेंड्स, यूरिक एसिड एक ऐसी दिक्कत है जिसमें पैरों के अंगूठे, यानी कि बॉडी के सबसे छोटे जॉइंट्स में सूजन होएगी, दर्द होएगा। ठीक है, उस पेशेंट को चलने में दर्द रहेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, बार बार पेशाब आना या जलन होना पेशाब में, ऐसी समस्या से वो ग्रसित हो सकता है। उसको वीकनेस रहेगी, थकान रहेगी, उसके जोड़ों में सूजन रहेगी, और सूजन के ऊपर जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो लाल पड़ जाएगी, रेडनेस होएगी। ये हम सिम्टम्स यूरिक एसिड के पेशेंट्स को देख सकते हैं। अब बात करें इसमें एलोपैथिक मेडिसिन की, तो एलोपैथिक मेडिसिन इनमें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, एलोपैथी में दो तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। पहली होती हैं पेन एंड स्वेलिंग कंट्रोल मेडिसिन्स, जिसमें NSAIDs जैसे डाइक्लोफिनेक, इटोरिकॉक्सिन, इंडोमिथेसिन या कॉल्चिसिन विशेष रूप से गाउट अटैक में दी जाती है। तो ये सब थी पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन्स। इसके बाद यूरिक एसिड को कम करने वाली अगर एलोपैथिक मेडिसिन्स की हम बात करें तो उसमें आती हैं एलोप्यूरिनॉल या फेबोक्सोस्टैट। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को रोकती हैं, जिससे कि यूरिक एसिड शरीर में कम होने लगता है। लेकिन इसमें लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं बिना लाइफस्टाइल सुधारे। और दूसरा, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इनका मैं कहूँगा कि ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपके लिए बेहतर है, बट ये प्रॉपर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात करें यूरिक एसिड के जड़ से समाधान का, यानी कि आयुर्वेदिक उपचार का। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक उपचार में यूरिक एसिड के हम सबसे पहले बात करते हैं आम और अग्नि। अग्नि हमने बढ़ानी है और आम यानी कि टॉक्सिन्स हमने बाहर निकालने हैं। अग्नि हो गई आपकी डाइजेस्टिव फायर, आम हो गया आपका टॉक्सिन्स। तो आप डाइजेस्टिव फायर को शरीर की बढ़ाओगे और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। अब हम बात करें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की, मेडिसिन्स की, जो यूरिक एसिड के दौरान मनुष्य को दी जाती हैं या रोगी को दी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन्स आती हैं उसमें मुख्य औषधि है पुनर्नवादी मंडूर या पुनर्नवादी कषाय, जो कि शरीर में हो रही सूजन को, ठीक है, पेन को, इरिटेशन को और इन्फ्लामेशन को कम करता है। इससे सूजन तो सूजन, यूरिक एसिड भी कम होता है। दूसरा, हम बात करें गोक्षुरादि गुग्गुल। तो गोक्षुरादि गुग्गुल का क्या काम है दोस्तों, ये हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, किडनी का काम होता है बॉडी में जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ हैं, उसका फिल्ट्रेशन। तो जब हम गोक्षुरादि गुग्गुल पेशेंट का चलाते हैं, उससे उसकी किडनी को हेल्प मिलती है बेहतर फिल्ट्रेशन के लिए। तो वो किडनी को मजबूत बनाता है और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरी मेडिसिन जिसकी हम बात करें वो है योगराज गुग्गुल। तो आपको पता है कि गुग्गुल ये वैसे भी शरीर को बल देते हैं, और योगराज गुग्गुल ये जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। चौथे पॉइंट में हम बात करें कैशोर गुग्गुल की, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत बेहतर मेडिसिन है।
ये वात रक्त यानी कि गाउट में सबसे प्रभावी मेडिसिन है, जिसको हम पेशेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लंबे टाइम तक हम उनको चला सकते हैं। पांचवें पॉइंट पे हम बात करें गिलोय सत्व की, या गिलोय के कोई भी एक्सट्रैक्ट की, गिलोय जूस हो सकता है, गिलोय वटी हो सकती है, इन चीज़ों की। क्योंकि गिलोय आप सभी को पता है कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। तो ये बॉडी में डिटॉक्सिफाई एजेंट के तौर पे काम करती है। फिर हम एक और मेडिसिन आती है वरुणादिक्वाथ। ये हमारी किडनी को सपोर्ट भी करता है। ये एक काढ़ा है जो किडनी को सपोर्ट करते करते हमारा जो स्त्राव है, हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का, उसको अच्छा करता है। अब हम इसमें कुछ घरेलू पदार्थ जो हम घर में कर सकते हैं, जो हमारी होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, उनकी अगर कुछ बात करें तो सबसे पहले इसमें आप क्या ले सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय और धनिए का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं, जौ का पानी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम उस चीज़ की जो मैं आपको हर वीडियो में अपनी बताता हूँ, जो है आहार। आहार यानी कि डाइट। तो हर रोग में आयुर्वेद कहता है कि हर रोग में दवाइयों से ज़्यादा आहार पे ध्यान दिया जाता है। तो आहार की हम बात करें, इसमें सबसे पहले किन चीज़ों से आपने बचना चाहिए, मतलब आपने किन चीज़ों का परहेज करना है। तो इसमें प्यूरिन्स, जो प्यूरिन्स जिन चीज़ों में ज़्यादा है उन चीज़ों का आपने परहेज करना होता है, जैसे कि लाल मांस यानी कि रेड मीट, ठीक है, सी फूड्स जैसे समुद्री मछली हो गई, शराब हो गया, बियर हो गई, राजमा, छोले, उड़द, पालक, मशरूम, चाय या कॉफ़ी, इन चीज़ों से आपने बचाव करना है। इन चीज़ों को आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे हटा दें। अब बात करें कि आप क्या ले सकते हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली जो खाना खा सकते हैं उसमें जौ और मूंग की खिचड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। तरबूज, खरबूजा, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। दलिया आप यूज़ कर सकते हैं, पपीता आप ले सकते हैं, पतली दाल आप ले सकते हैं, भरपूर पानी पी सकते हैं आप, जीरा पानी आप ले सकते हैं, कद्दू आप ले सकते हैं। कोई, क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे बहुत जगह मैंने देखा है, जहाँ पे भी मैं अपने पेशेंट से मिलता हूँ या कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनको मैं क्या है कि ये चीज़ें बताता हूँ जो हाई प्यूरिन फूड्स रहते हैं, जो उनसे कहता हूँ कि आपने ये छोड़ना है। तो उसमें वो यही बोलते हैं कि सर दालें तो सारी छोड़ दिया आपने, कि छोले छोड़ दिए, चने छोड़ दिए, राजमा छोड़ दिया, तो अब हम खाए क्या। तो इतनी सारी चीज़ें जो आप ले सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जितनी मैंने भी आपको बताई। गिलोय का काढ़ा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का दूध आप ले सकते हो, बट जो हल्दी का दूध रहेगा वो आप कम मात्रा में लेंगे। अब दोस्तों बात करें कि जीवन शैली की, यानी कि लाइफस्टाइल के बारे में, कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस, आप अपने दैनिक व्यवहार, दैनिक विहार में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, यानी कि आराम आराम से टहलें, या नॉर्मली आप जैसे चलने वाली वॉक जिसे कहते हैं, उसे आप कर सकते हैं। रात्रि जागरण आपने नहीं करना है, मतलब आपने देर रात तक नहीं जगना है। दिवा स्वप्न से बचें। दिवा स्वप्न आयुर्वेद में बोला गया है दिन में सोने को, तो दिन में सोने से बचें, दिन में आपने नहीं सोना है दोस्तों। वीकली आपने 3-4 दिन हल्का योग, पहले तो आप रोज़ करें तो बहुत अच्छा है, बट आजकल के लाइफस्टाइल के अनुसार, आजकल के हमारा जो वर्कलोड है, हमारा जो पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपने वीकली कम से कम 3 से 4 बार आपने, यानी कि आप 2 दिन छोड़ सकते हैं हफ्ते में, बट आप 3 से 4 दिन रेगुलर योग करें। अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए जो हो सकता है वो चीज़ आप करना चाहिए। वजन आपका नियंत्रण में रहना चाहिए। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, तनाव कम करें और प्राणायाम करें। अब हम बात करें कुछ प्रमुख योगों की, जिसके द्वारा हम यूरिक एसिड से बच सकते हैं या यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो योगासन आता है वो है पवन मुक्तासन। अब ये तो मैं आपको वीडियो में करके दिखा नहीं सकता अभी, बट आप ये चीज़ दूसरी वीडियोस में हमारी अभी आगे शायद हम बनाएं, आप अगर हमें बताएंगे कमेंट में तो हम आगे इन योगों पे हम बना सकते हैं वीडियो। बट
जो मैं आपको योग बताने जा रहा हूँ ये आप YouTube में देख सकते हैं। योगों को कैसे करना है, सामर्थ्य अनुसार करना है, जितना आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो आपने वीडियो में देखा है वही आप, कितने लोग होते हैं ना जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं यार ये इतना कर रहा है तो हम भी इतना कर लेते हैं, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले दिन आप करेंगे थोड़ा कम होगा, दूसरे दिन करेंगे थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, ऐसे करके धीरे धीरे ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहले जो योग होता है इसमें वो होता है पवन मुक्तासन, फिर ताड़ासन आप कर सकते हैं, मंडूक आसन आप कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, भुजंग आसन आप कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं और अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा योग मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे आसन आपको बता दिए, ये आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं पंचकर्म की। तो दोस्तों आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है पंचकर्म। तो पंचकर्म के द्वारा बहुत से रोगों में, बहुत या मैं कहूँ सभी रोगों में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यूरिक एसिड में भी अगर गाउट अटैक ज़्यादातर पेशेंट को अगर आते हैं तो वो अपनी जीवन शैली में एक बार अपनी या लाइफस्टाइल में या अपने कुछ टाइम्स में, अंतराल में, कुछ ड्यूरेशन में पंचकर्म वो अपने शरीर के लिए करवा सकते हैं। तो उसमें उनकी क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, पंचकर्म में कौन कौन से प्रोसीजर्स यूरिक एसिड में करवाने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है विरेचन, वस्ती, रक्त मोक्षण। तो विरेचन क्यों करवाना चाहिए? विरेचन का मतलब होता है पर्जेशन, यानी कि पेट चलवाना। तो विरेचन क्या करेगा दोस्तों, इसमें वात और पित्त जो बॉडी में बढ़ रखा है उसको डिटॉक्स करेगा, बॉडी से निकाल देगा। फिर जो मैंने दूसरे पॉइंट में बताया आपको, बस्ती थेरेपी। अब बस्ती का इसमें काम क्या है कि बस्ती जो है वो मेनली वात की वृद्धि में दी जाती है। वात दोष जब शरीर में बढ़ जाता है तब आपको बस्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो बस्ती करने से पेशेंट को उसका जो वात जो बढ़ रखा है वो नियंत्रण में आ जाएगा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा मैंने जो बताया रक्त मोक्षण, जो जलौकावचारण से आप कर सकते हो या फिर श्रृंगी से कर सकते हैं, या फिर आप अब मेनली अभी दो ही चीज़ों से होता है, वैसे हमें 3 चीज़ों का बता रखा है बट अभी मेनली आप 2 चीज़ों से आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोकल जॉइंट्स पे जहाँ पे वो पेन है, जहाँ पे स्वेलिंग है, उस जगह पे आपको बहुत आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने जो अभी तक आपको ये जानकारी दी, इससे आपको ये चीज़ तो पता लग गई होगी कि यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि अलग अलग चीज़ों की अप्रोच के द्वारा इसको हम सही करते हैं। जैसे एलोपैथी आपको तुरंत राहत जरूर देगी बट उसको जड़ से ख़त्म करने का काम आयुर्वेद के ही द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आपका डाइजेशन मजबूत होता है, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में फॉर्मेशन हो रखी है जिन टॉक्सिन्स की, उनको बाहर निकालता है और आपके जोड़ों को, आपकी संधियों को, आपके जॉइंट्स को फिर से सक्रिय बनाता है। यदि आप सही आहार, उचित आयुर्वेदिक औषधियाँ एवं नियमित योग करते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की वैल्यू, या यूँ कहें यूरिक एसिड नियंत्रण में रहेगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।